हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रीमान इंटीग्रल्स। रीमान इंटीग्रल को समझने के लिए हमें डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। और डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, जैसा कि आपने 11th और 12th में पढ़ा था कि सपोज़ कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल का क्या मीनिंग होता है, तो इसको थोड़ा सा हम ग्राफिकली पहले समझ लें। मान लेते हैं कि ये कोई फंक्शन है y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x इक्वल्स a से x इक्वल b तक किया जा रहा है। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब हो जाएगा ये एरिया, दिस एरिया A is bounded by function fx x-axis and ordinates x equal to a to x equal to b। तो ये जो एरिया A है, इसमें अगर हम कहें कि इसका जो फ्लोर है वो क्या है, एक्स एक्सिस है। इसका जो सीलिंग यानी जो छत है वो क्या है, वो फंक्शन एफ एक्स है। इसकी लेफ्ट वॉल जो है वो क्या है, एक्स इक्वल टू ए है, दिस लिमिट एक्स इक्वल टू ए, एंड राइट वॉल एक्स इज इक्वल टू बी। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है। रीमान इंटीग्रल दरअसल इस डेफिनेट इंटीग्रल इस एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करता है, इसी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। रेमान्स ने ही ये डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया में ये रिलेशन जो है वो डेवलप किया था। तो रीमान इंटीग्रल और कुछ नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल की बेसिक स्टडी है एक तरह से। तो अब हम ये समझते हैं कि रीमान इंटीग्रल ने इस डेफिनेट इंटीग्रल को इस एरिया के इक्वल कैसे इवेल्युएट किया था। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और एक बार फिर से बना करके इसको समझते हैं कि ये कैसे इसके इक्वल आ रहा है। तो मान लीजिए कि ये हमारा फंक्शन है y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, जो कि x इक्वल्स a से x इक्वल b तक डिफाइंड है। सपोज फंक्शन जो है एफ एक्स y इक्वल्स एफ एक्स is defined from close interval a b to r। ये तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमारा इंटरवल है a टू b, उसको उन्होंने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स किए, n पार्ट्स किए इस इंटरवल के a टू b के, और फिर इसमें उन्होंने वर्टिकल स्ट्रिप्स जो हैं वो बनाई। वर्टिकल स्ट्रिप्स ऐसे कितने पार्ट्स कर दिए हैं, n पार्ट्स कर दिए हैं। ये सपोज x0 है, ये x1 x2 डॉट डॉट, और ये लास्ट वाला जो है वो क्या है, xn है। n इक्वल पार्ट्स किए और इस तरह से वर्टिकल स्ट्रिप्स ड्रॉ की। अब अगर मुझे इस एरिया को कैलकुलेट करना है तो हम उसके लिए एक तरीका तो ये यूज़ कर सकते हैं कि इस फर्स्ट वाली स्ट्रिप में अगर हम देखें, जो कि x0 से स्टार्ट करके x1 तक जा रही है, मतलब ये विड्थ, इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करूँगा, हॉरिजेंटल लाइन। तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, दिस इज़ रेक्टेंगल 1। अगली वाली स्ट्रिप को अगर हम देखें और यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें तो ये रेक्टेंगल 2 बना। यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें, ये रेक्टेंगल 3 है। यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, रेक्टेंगल 4, रेक्टेंगल 5 एंड सो ऑन, n रेक्टेंगल्स बना लिए हैं। अब अगर मैं इस पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया सोचूं, तो इस पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया, भाई किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसकी जो ब्रेथ है, इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है, ये कैसे पता चलेगी, दिस इज x1 माइनस x0।
x1 माइनस x0। ये तो इसकी विड्थ हो गई। और इस रेक्टेंगल की ये जो लेंथ है या जिसको हम हाइट बोल रहे हैं, ये वाली हाइट, ये हमको कैसे पता चलेगी? तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है? x0, जो कि फ़िलहाल यहाँ पर 1 इक्वल है, लेकिन मैं x0 ले रहा हूँ। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? x0। अब x0 मैं अपने फंक्शन में पुट करूँ तो इसकी, इस फंक्शन की जो वैल्यू है ये निकल आएगी, जो कि कितनी आएगी? f(x0) आएगी इस पॉइंट पर। मतलब ये विड्थ जो है, सॉरी ये जो हाइट है इस रेक्टेंगल की, वो कितनी आ जाएगी? f(x0). तो मैं यहाँ पर f(x0) से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो गई? विड्थ हो गई रेक्टेंगल की, और ये क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई। तो ये विड्थ और ये हाइट, इन दोनों का प्रोडक्ट इस रेक्टेंगल 1 का एरिया आ गया। ये रेक्टेंगल 1 का एरिया है। सपोज हम इसे A1 कह दें थोड़ी देर के लिए। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि A2, जो सॉरी रेक्टेंगल 2 है, इसका जो एरिया है, सपोज वो A2 है, तो उसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? A2 निकालने के लिए फिर से मुझे इसकी विड्थ और इसकी हाइट चाहिए। विड्थ इसकी क्या हो जाएगी? ये विड्थ है इसकी, जो कैसे पता चलेगी? x2, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? x2, यहाँ पर x की वैल्यू x1 है, तो इसकी विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी? x2 माइनस x1। ये विड्थ हो गई। और इस सेकंड वाले रेक्टेंगल की ये जो हाइट है, वो ये इतनी हाइट है, ये वाली हाइट है ना? तो ये जो हाइट है ये कैसे पता चलेगी? यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? x1। ये x1 अगर मैं फंक्शन में पुट कर दूँ तो यहाँ पर रेक्टेंगल की हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू है x1, x1 उठाकर यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर इसकी हाइट जो है वो f(x1) आ जाएगी। तो जो सेकंड रेक्टेंगल है उसका एरिया A2 आएगा x2 माइनस x1 इंटू f(x1). सिमिलरली अगर मैं A3 कहूँ तो A3 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 इंटू यहाँ पर हाइट, दैट इज f(x2) एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर मैं निकालता जाऊँ, बीच में कोई, मान लीजिए कि हमारे पास कोई जनरल आरिथ रेक्टेंगल आता है, तो उसका एरिया, तो मान लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है ये होगा XR माइनस 1 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा XR। तो यहाँ पर अगर आरिथ इंटरवल में, या ये कहें कि आरिथ रेक्टेंगल का हम एरिया निकालेंगे AR, तो वो क्या निकल कर आएगा? वो आएगा XR माइनस 1 इंटू f(XR माइनस 1), XR माइनस 1 एंड सो ऑन। ऐसे निकालते निकालते लास्ट वाले पर हम AN पर पहुंच जाएंगे। और अगर मैं इस A1, A2, A3, AR सबको ऐड करूं तो ये इन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का सम हो जाएगा। तो इन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया का जो सम आ रहा है, सम ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, वो होगा सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द rectangles is equal to A1 plus A2 plus A3 so on dot AR plus AN तक। इन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का सम, इन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का जो सम आ रहा है वो है ये x1 माइनस x0 इंटू f(x0) प्लस x2 माइनस x1। अब इन सबको मैं मिटा देता हूँ, जगह कम है, क्योंकि x2 माइनस x1 f(x1) एंड सो ऑन, ये xr माइनस 1 इंटू f(xr माइनस 1) एंड डॉट डॉट लास्ट में an जो nth वाला आएगा, दैट इज xn माइनस xn माइनस 1 एंड f(xn माइनस 1). ये तो ये सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का सम हो गया है। अगर हम इन सब रेक्टेंगल्स के एरिया का हम सम लेते हैं तो क्या वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा? इस बात को ज़रा समझिए। हमारा रिक्वायर्ड एरिया था इस ग्राफ और x एक्सिस के बीच में x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक। और इन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का अगर हम सम कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पर इतना एरिया छोड़ दिया था, यहाँ पर भी इतना एरिया हमारा छूट गया, यहाँ पर भी इतना एरिया छूट गया है, यहाँ पर भी इतना एरिया ये छूट गया, यहाँ पर भी छूट गया एंड सो ऑन। ये जितने भी ऊपर ट्राइंगल्स से बन रहे हैं, हालांकि ट्राइंगल तो नहीं हम कह सकते,
लेकिन ये ऊपर का जो शेडेड पोर्शन है ये हम छोड़ते चले आ रहे हैं अगर हम रेक्टेंगल्स के एरिया का सम कर रहे हैं। इट मीन्स जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया था ए और जो हमने निकाला है इसमें थोड़ा डिफरेंस है, मतलब हमारी कैलकुलेशन में एरर है और वो एरर इस शेडेड पोर्शन के इक्वल है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस एरर को मैं कम करूँ, भाई हर आदमी यही चाहता है कि उसकी कैलकुलेशन में एरर्स जो हैं वो कम हों, तो ये एरर्स कम कैसे होंगी, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक मैंने टोटल n पॉइंट्स लिए थे। अगर इन n पॉइंट्स की बजाय मैं इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट और लेता, मतलब n+1 पॉइंट लेता, तो क्या होता। मान लीजिए कि मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ और इसका नाम ले लेता हूँ x स्टार। अगर एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर होता तो इट मीन्स एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर भी होती इस तरह से। अगर एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर होती तो ये जो वाला रेक्टेंगल है वो सिर्फ इतना होता और अगला वाला जो ये वाला रेक्टेंगल बनता वो यहाँ पर बनता। इट मीन्स ये इतना एरिया जो है ना ये हम और ज़्यादा कवर कर पाते, तो एरर हमारी जो है वो कम हो जाती। क्या आपको लग रहा है कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से, ये जो x स्टार हमने यहाँ पर इंक्लूड किया था, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से एरर हमारी कम हो गई? डेफिनेटली ऐसा हुआ है कि एक पॉइंट सिर्फ एक्स्ट्रा लिया और हमारी इतनी एरर कम हुई। आप देख रहे हैं ये इतनी, ये पहले एरर में इंक्लूड था, अब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि अब ये भी एक रेक्टेंगल होगा तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट लूँगा तो उससे भी एरर कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि एक के बजाय अगर मैं 10 एक्स्ट्रा पॉइंट ले लूँ तो एरर बहुत कम हो जाएगी, और 10 की बजाय मैं 100 एक्स्ट्रा पॉइंट ले लूँ तब तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा पॉइंट हम यहाँ पर इंक्रीज़ करते जाएंगे हमारे एक्चुअल एरिया में और ये कैलकुलेटेड एरिया में के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कम होता जाएगा, यानी एरर कम होती जाएगी। और अगर मैं इन पॉइंट्स को, ये जो नंबर ऑफ़ पार्टीशन मैंने लिए थे, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो मैंने लिए थे n लिए थे, अगर इस n को मैं इनफाइनाइट कर दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा एरिया है रेक्टेंगल्स के एरिया का जो सम है वो हमारे एक्चुअल एरिया के इक्वल आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि एरर जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ पार्टीशंस पर। पार्टीशन हम जितना ज़्यादा करेंगे एरर उतनी कम होगी, और अगर हम पार्टीशन इनफाइनाइट कर दें तो एरर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगी। तो रेमांस ने यही किया, पहले इस तरह से रेक्टेंगल्स के एरिया का सम निकाला और फिर उन्होंने देखा कि इस एरर को कम करने के लिए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो इंक्लूड करने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने इन पॉइंट्स को क्या कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया, जिससे कि हमारा एक्चुअल एरिया और कैलकुलेटेड एरिया के बीच का जो डिफरेंस था या एरर जो थी वो अप्रॉक्सीमेटली 0 हो गई और हमें एक्चुअल एरिया जो है वो मिल गया। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये जो हमने रेक्टेंगल्स जितने लिए थे इन सब के जो एरिया का सम है इसी को हम बोलते हैं लोअर रेमान सम। लोअर इसलिए क्योंकि ये रेक्टेंगल्स हमने नीचे की तरफ बनाए हैं। एक और होता है अपर रेमान सम, वो हम ऊपर की तरफ से रेक्टेंगल बनाएंगे, वो भी हम आगे चल के आपको बताएंगे कि क्या होता है। क्योंकि ये रेक्टेंगल्स सब आपने नीचे बनाए हैं, एक्चुअल ग्राफ के नीचे हैं, इसलिए इन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का सम जो होता है उसको हम बोलते हैं लोअर रेमान सम। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके लिखें तो लोअर रेमान सम, जिसको हम डिनोट करते हैं LPF से, उसे हम किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, इसको मैं हटा देता हूं। लोअर रेमान सम जिसको हम डिनोट करते हैं LPF से, वो किसके इक्वल होता है? दैट इज, देखिए हम एक जनरल इंटरवल ले रहे हैं XR माइनस 1, जिसको हम आगे चल के डेल x भी बोल सकते हैं, ये इनटू, क्योंकि ये लोअर रेमान सम है तो हम रेक्टेंगल नीचे बना रहे हैं, इसलिए जो रेक्टेंगल की हाइट है वो फर्स्ट पॉइंट पर, मान लीजिए कि हमने इस वाली विड्थ की, इस वाले रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं RF, ठीक है, तो इसमें जो विड्थ आएगी वो यहाँ पर आएगी छोटी वाली, ये वाली, ये हाइट जो है ये छोटी वाली आएगी। ठीक है, तो इस छोटी वाली हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल mr से। अगर बड़ी वाली हाइट हम इसको लें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल MR से।
स्मॉल एम आर, चलिए मैं स्मॉल एम आर मैंने बताया नहीं तो मैं बता दूँ स्मॉल एम आर दरअसल क्या होता है, फिर ये ज़्यादा समझ में आएगा। पहले स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर को समझ लेते हैं, फिर LPF बताते हैं। स्मॉल एम आर, इस आरथ रेक्टेंगल को आप देखिए, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट क्या है, XR-1 है और ये वाला पॉइंट XR है। तो अगर ये फंक्शन इस तरीके से जा रहा है तो इस फंक्शन, इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू सबसे कम कहाँ पर आएगी, इस XR-1 पर आएगी, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर आएगी, XR पर आएगी। तो जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है, फंक्शन की जो सबसे कम वैल्यू है उसको हम बोलते हैं इन्फीमम, इन्फीमम ऑफ द फंक्शन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम आर से। मतलब स्मॉल एम आर है क्या, स्मॉल एम आर क्या चीज़ है, इन स्मॉल एम आर इज इन्फीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x when x lies between XR-1 to XR, x lies between XR-1 to XR। इस इंटरवल के बीच में फंक्शन की वैल्यू जहाँ पर सबसे कम होती है, जो फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है, उस मिनिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इन्फीमम ऑफ द फंक्शन यानी स्मॉल एम आर बोलते हैं। इसी तरह से कैपिटल एम आर क्या है, कैपिटल एम आर क्या है, कैपिटल एम आर जो है वो सुप्रीमम वैल्यू है, सुप्रीमम वैल्यू है किसकी, फंक्शन की। कब, जब x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में हो, XR-1 से XR के बीच में हो। तो ये फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है। व्हाट इज कैपिटल एम आर, कैपिटल एम आर इज द सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन व्हेन x लाइज बिटवीन XR-1 टू XR। देखिए हम ये नहीं कह सकते कि सबसे पहले स्मॉल एम आर और सबसे बाद में इंटरवल में सबसे लास्ट में कैपिटल एम आर मिलेगा, क्योंकि ये तो मैंने जो एग्जांपल लिया है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन का है। फंक्शन तो डिक्रीजिंग भी हो सकता था और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो, फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है। और उस तो हम फंक्शन चाहे हमारा इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, हमें ये देखना है कि इंटरवल में जो फंक्शन की वैल्यू जो सबसे कम है, जो सबसे छोटी है, जो इन्फीमम है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल एम आर। और इंटरवल में जो वैल्यू फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम आर। ठीक है, तो अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन लेते तो सबसे छोटी वैल्यू लास्ट में मिलती, यानी कि इस इंटरवल के लास्ट में XR वाले पॉइंट पर मिलती, और सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पर मिल जाती, इस इंटरवल में XR-1 पर, अगर हम डिक्रीजिंग लेते हैं। और ये भी हो सकता है कि फंक्शन इस इंटरवल के बीच में पहले बढ़ा हो फिर घटा हो, तो इन्फीमम और सुप्रीमम कहाँ पर मिलेंगे ये हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज़ स्मॉल एम आर एंड व्हाट इज़ कैपिटल एम आर। तो अगर ये समझ में आ गई तो अब हम LPF को डिफाइन कर सकते हैं कि LPF क्या होता है। तो LPF मैंने कहा था कि LPF मतलब लोअर रीमान सम। अब लोअर रीमान सम का मतलब क्या होता है, जो रेक्टेंगल आपने ये नीचे नीचे बनाए हैं इन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का सम। तो अगर सभी रेक्टेंगल्स लोअर वाले हैं, नीचे वाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने फंक्शन की वैल्यू कौन सी ली होगी, इन्फीमम वाली ली होगी, यानी कि हर रेक्टेंगल की हाइट जो है वो इन्फीमम वाली ली गई है, और विड्थ जो है वो XR-1 से XR से XR-1 तक ली है, जिसको हम डेल एक्स भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्मॉल एम आर मीन्स हाइट ऑफ द रेक्टेंगल की मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल मतलब XR-1 से करूं, तो ये किसी भी रेक्टेंगल की XR-1, तो ये किसी भी रेक्टेंगल का एरिया है। और अगर मैं 1 से लेकर n तक सारे रेक्टेंगल्स ऐड कर दूं तो ये सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का सम हो जाएगा। मतलब इसमें मैं R=1 से लेकर के n तक इसको ऐड कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं R की वैल्यू 1 लूँगा तो ये क्या है, m1 x1 माइनस x0, प्लस फिर R की वैल्यू 2 लेंगे तो m2 x2 माइनस x1 एंड सो ऑन। लास्ट में R की वैल्यू क्या आ जाएगी, n, तो mn xn माइनस xn माइनस 1। मतलब ये 1 से लेकर n तक जितने भी रेक्टेंगल्स हैं सभी के एरिया का सम आ गया। तो दिस सम इज नोन एज लोअर रीमान सम।
दिस सम, जिसको हमने डिनोट किससे किया है, LPF से, इज नोन एज लोअर रीमान सम। सेम टू सेम अगर हम अपर रीमान सम की बात करते हैं तो रेक्टेंगल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ बनाए जाते हैं, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। बस अपर रीमान सम लेते वक्त हम क्या करते हैं, ये जो रेक्टेंगल्स हमने बनाए थे इसको हटा देते हैं फिलहाल। तो ये जो पहला रेक्टेंगल है, इससे पहले अभी जब मैंने रेक्टेंगल लिया था तो मैंने लोअर हाइट, जो मिनिमम हाइट थी वो ली थी। अगर मैं इसकी मैक्सिमम हाइट का यूज़ करता तो रेक्टेंगल इस तरीके से बनता, सेकंड वाले में इस तरीके से, थर्ड वाले में इस तरह से, फोर्थ वाले में इस तरह, एंड सो ऑन, तो nth वाले में इस तरीके से। तो इस बार रेक्टेंगल में हमने हाइट जो है वो मैक्सिमम यूज़ की है, तो सारे के सारे रेक्टेंगल हमारे फंक्शन के ऊपर निकल गए हैं। इसलिए अगर मैं इन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का सम लेता हूं तो इसे बोला जाता है अपर रीमान सम। अब इसे अपर रीमान सम क्यों बोला जा रहा है, तो ये बात तो समझ में आ रही है यहाँ से, क्योंकि सभी रेक्टेंगल्स जो हैं वो हमारे फंक्शन के ऊपर निकल गए हैं। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, अगर हम इन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का सम करते हैं तो ये हमारे रिक्वायर्ड एरिया से डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा, और कितना ज़्यादा हो जाएगा वो हमको ऊपर एरर दिखाई दे रही है, मतलब हमारी कैलकुलेशन में एरर आ रही है, वो एरर ये है, ये एरर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये हम ज़्यादा ऐड करे ले रहे हैं, ये हमको नहीं लेना चाहिए बट हम ले रहे हैं, तो यही एरर है। अब इस एरर को कम करने का फिर से क्या तरीका हो सकता है, तो वैसे ही सोचते हैं कि अगर हम इस पार्टीशन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट लें, जैसे पिछली बार यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया था, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेंगे तो मीन्स एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगी, और अगर एक एक्स्ट्रा लाइन आएगी तो ये वाला जो रेक्टेंगल है वो इस बार यहाँ से इस तरीके से बनता, और ये वाला जो रेक्टेंगल है वो यहाँ से इस तरीके से बनता, तो ये वाला जो एरर है ये कम हो जाता। ये आपको समझ में आ रहा है क्या है? ये इधर का इतना एरिया, ये मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ये इतनी एरर जो है वो हमने कम कर दी एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से, है ना, ये वाली एरर जो है इतनी कम हो गई। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से एरर कम हो गई,